स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ अल्टरनेटर के क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आपके लिए उपस्थित हूँ। चैनल पर पहली बार जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ आज नया सीख कर जाने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है अल्टरनेटर में तारतम्य गुणांक का मान होता है। आपको बता दें, तारतम्य गुणांक जिसको अपने आम भाषा में बोला जा सकता है पिच फैक्टर। अब आपको सभी को पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि पिच फैक्टर को सभी जानते हो। तारतम्य गुणांक या पिच फैक्टर का मान अल्टरनेटर के अंदर इकाई होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें पिच फैक्टर का अन्य नाम एक और होता है जिसको अपने बोलते हैं क्वाइल क्वाइल स्पैन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, और इसका जो प्रतीक होता है वो केपी होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इकाई की। तारतम्य गुणांक पिच फैक्टर या तीनों में एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। क्वाइल स्पैन फैक्टर होता है। ठीक है, और आपको बता दें पिच फैक्टर एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, या अपने आम भाषा में बोल सकते हैं मात्रकहीन राशि है। अब आपको बता दें फुल पिच कॉइल के लिए स्नैप फैक्टर मान फुल पिच कॉइल के लिए इसका मान हमेशा इकाई होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रत्यावर्तक में पश्चिगामी में शक्ति गुणा पावर फैक्टर के लिए लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज घटती है, जिससे वोल्टेज नियमन। आपको बोल रहा है जैसे जैसे पश्चिगामी शक्ति गुणांक, आपको पता है पश्चिगामी शक्ति गुणांक हमेशा इंडक्टिव लोड पे होता है। ठीक है दोस्तों, जब इंडक्टिव लोड जुड़ा है इस में अल्टरनेटर का पावर फैक्टर वो पश्चिगामी है। जैसे जैसे लोड बढ़ा टर्मिनल वोल्टेज वैसे वैसे घटती गई इंडक्टिव लोड पे। ठीक है दोस्तों, जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होगा, बढ़ता गया। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें पश्चिगामी इंडक्टिव लोड पे जैसे जैसे अल्टरनेटर का अल्टरनेटर में इंडक्टिव लोड पे शक्ति गुणांक पश्चिगामी होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ा, ठीक है, एल बढ़ा और टर्मिनल वोल्टेज घटती गई। ठीक है दोस्तों, इसमें वोल्टेज नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन का मान बढ़ता गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे प्रत्यावर्तक में पश्चिगामी शक्ति गुणांक न देकर आपको दे दे यहाँ अग्रगामी शक्ति गुणांक, ठीक है, जो कि कैपेसिटिव लोड पे होता है। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटिव लोड पे होता है अग्रगामी शक्ति गुणांक। ठीक है, और अगर अगर ऐसे पूछ ले कैपेसिटिव लोड पे पश्चिगामी जो पावर फैक्टर वो अग्रगामी हो गया। और जैसे लोड बढ़ा लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ती गई। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे लोड बढ़ा उस समय टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ती जाती है कैपेसिटिव लोड पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो घटेगी और कैपेसिटिव लोड पे बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, और जिससे वोल्टेज रेगुलेशन का मान घटता जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें जब कैपेसिटिव लोड हो अल्टरनेटर के अंदर, जब कैपेसिटिव लोड हो तब क्या होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ा, ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे लोड बढ़ता है टर्मिनल वोल्टेज उसी हिसाब से उसके साथ बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो वी आर होता है वो उसका मान घटता जाता है कैपेसिटिव लोड पर, और इंडक्टिव लोड पे हमेशा उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। आपको बता दें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन के अंदर फुल लोड इनटू के अंदर 100। ठीक है दोस्तों, ये वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब आपको बता दें ज्ञात करने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है। सर्वश्रेष्ठ विधि इसमें है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि, जिसको अपने ईएमएफ विधि बोल सकते हैं, और ये फील्ड एम्पियर ट्रेन जिसको एमएमएफ विधि बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और शून्य शक्ति गुणांक विधि होती है जिसे पोटियार त्रिकोण विधि भी अपने बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो वोल्टेज रेगुलेशन की एक ज्ञात करने की जो विधि सर्वश्रेष्ठ विधि वो यही है, शून्य शक्ति गुणांक विधि। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य शक्ति गुणांक विधि। अब आपको बता दें जो ये तुल्यकालिक विधि है ये
ये क्या निराशावादी विधि है, ठीक है दोस्तों, जिसको अपने बोल सकते हैं ईएमएफ विधि, जिसको बोल सकते हैं ईएमएफ विधि। ये क्या है, निराशावादी विधि है, ठीक है दोस्तों। इसे भी राइट पहले आया हुआ है क्वेश्चन, पिछली वीडियो में जाके देखो, ठीक है दोस्तों। और ये इसका अपनी बात, ये आप इसका नाम अन्य नाम पूछ सकता है, ठीक है। पोटियार त्रिकोण विधि आपको बता दी है। ये वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, ठीक है दोस्तों। और फील्ड एम्पीयर आपको बता दें, ये क्या है, आशावादी विधि है, ठीक है दोस्तों। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की आशावादी विधि अगले कुछ ही क्वेश्चन बाद आ जाएगा, ये विधियाँ होती क्या है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्तक के तुल्यकरण के लिए इनकमिंग मशीन का टर्मिनल वोल्टेज रनिंग मशीन के टर्मिनल वोल्टेज का होना चाहिए। अब आपको बता दें, तुल्यकरण जो करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एक अल्टरनेटर ख़राब हो गया, ठीक है दोस्तों, तो उससे में दूसरा अल्टरनेटर अपने काम में लिया जा सकता है। और आपको बता दें, ओवरलोडिंग के समय भी तुल्यकरण करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। अब आपको बता दें, अगर तुल्यकरण करने हो तो कुछ कंडीशन होती है उस समय, ठीक है। तो वो देखो, ये पूछ रहा है वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज रनिंग मशीन, इसमें दो मशीनें अपने काम लेती है। एक रनिंग मशीन होती है जो पहले से चल रही होती है, ठीक है। और जो इनकमिंग मशीन जो अपने लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, इनकमिंग मशीन जो अपने लगाई, उसमें जो इनकमिंग मशीन का टर्मिनल वोल्टेज जो चल रही है, रनिंग मशीन के टर्मिनल वोल्टेज का मान हमेशा आपको बता दे बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस ऑप्शन में देख रहा है बराबर ऑप्शन का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से क्यों नहीं, क्योंकि आपको बताया है जब अपने अल्टरनेटर को तुल्यकरण या सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो इनकमिंग मशीन का टर्मिनल वोल्टेज रनिंग मशीन के टर्मिनल वोल्टेज का मान बराबर हो जाए। और अधिक भी और भी कंडीशन होती है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, दो मशीनें लगाई, उनके हमेशा दोनों मशीन की फ्रिक्वेंसी समान में होनी चाहिए, और जिनका फेज क्रम भी, दोनों मशीन का फेज क्रम भी हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो ही सिंक्रोनाइजेशन करना संभव है, अन्यथा नहीं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किसी अल्टरनेटर में अगर सॉरी आकार नहीं, सॉरी यहाँ पे लिखा था, अगर उत्तेजना को घटाया जाए, अगर उत्तेजना को किसी अल्टरनेटर में अगर उत्तेजना को घटाया जाए तो शक्ति गुणांक होगा, ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर। ये कह रहा है एक्साइटेशन जो अपने कम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उस समय पावर फैक्टर क्या होगा। पहला ऑप्शन लैगिंग, दूसरा लीडिंग, यूनिटी, जीरो, ठीक है दोस्तों। अब आपको बता दें, अगर अपने अल्टरनेटर के अंदर अगर उत्तेजना को घटाते हैं तो इस समय पावर फैक्टर लीडिंग होता है, ठीक है दोस्तों। क्यों होता है, उत्तेजना आपने घटा दी, अपनी तरफ से उत्तेजना घटा दी तो पावर फैक्टर तो घटना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अग्रगामी लीड करता है, लेकिन अग्रगामी होता है, ठीक है दोस्तों। क्यों होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के कारण। जैसे जैसे अपने उत्तेजना एक्सप्रेशन को घटाया, वैसे वैसे अपने वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो वी आर वोल्टेज रेगुलेशन का मान घटता गया, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे घटा उस समय पावर फैक्टर हमेशा अपना पावर फैक्टर है जो कि बढ़ता गया, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीडिंग। उत्तेजना को घटाते हैं तो लीडिंग, अगर उत्तेजना को बढ़ाया जाए तो इस समय लैगिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन सिंपल सा सवाल है। थ्री फेज अल्टरनेटर में स्थिर आर्मेचर, आर्मेचर क्या स्थिर है, उस समय स्लिप रिंग की संख्या 2 होती है। अगर अल्टरनेटर यहाँ पे रोटेट कर रहा होता, घूर्णी होता था, ठीक है, यहाँ रोटेट कर रहा होता, उस समय आर्मेचर में जो स्लिप रिंग की संख्या अगर अपने डेल्टा संयोजन होता उस समय 3 हो जाती, और अगर स्टार संयोजन होता उसमें 4 हो जाती, ठीक है दोस्तों। अब स्थिर आर्मेचर है इसलिए स्लिप रिंग की संख्या 2 होती है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्टरनेटर के स्टेटर में किस प्रकार के खांचे का प्रयोग किया जाता है। सभी को पता है खुले प्रकार के खांचे उपयोग में लिए जाते हैं सामान्यतः, ठीक है दोस्तों। क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें रीवाइंडिंग करना आसान होता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें, एक अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर अधिक शोर करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है सेलिएंट पोल रोटर, दूसरा नॉन सिलेंड्रिकल, तीसरा ऑप्शन समुन्नत प्रकार का रोटर, चौथा ऑप्शन उपयुक्त। अभी आपको बता दें, ये सेलिएंट पोल अन्य नाम है, सेलिएंट पोल रोटर का अन्य नाम नॉन सिलेंड्रिकल, और इसका नाम ये भी अन्य नाम है समुन्नत ध्रुव प्रकार। ये एक ही रोटर, ठीक है दोस्तों, इनके सेलिएंट पोल के ये अन्य नाम है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सभी जो इसका अन्य नाम है, ये सभी मतलब कि अधिक शोर करते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कुछ बातें जो सेलिएंट पोल रोटर के बारे में है। पहले इसको आपको आरपीएम बता दें, इसकी आरपीएम जो होती है 300
75 से 1000 लगभग इसकी आरपीएम मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें इसकी में जो पोल की संख्या होती है जो 6 से 40 होती है, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें इसका जो व्यास होता है, ठीक है दोस्तों, वो व्यास अधिक होता है, ठीक है दोस्तों, अधिक। जो इसकी लंबाई बता दें आपको, इसकी लंबाई, जो लंबाई इसकी व्यास अधिक होगा तो लंबाई हमेशा कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसका आपको यूज बता देता हूँ, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रो टरबाइन के अंदर इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों, हाइड्रो टरबाइन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन का मान, वोल्टेज रेगुलेशन मान वास्तविक मान से अधिक होता है तब उसे किस विधि के नाम से जानते हैं। आगे ना दोस्तों ये देखो, प्रतिबाधा विधि, फील्ड एम्पियर पोटियार त्रिकोण विधि जो अपने शून्य शक्ति गुणक पीछे पढ़ के आए हैं, फील्ड एम्पियर टर्न विधि जो एमएफ विधि के नाम से जानी जाती है, प्रतिबाधा विधि एमएफ के नाम से, ईएमएफ के नाम से जानी जाती है। जब आपको बता दें वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से अधिक हो उस समय उस विधि को क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा विधि, ठीक है दोस्तों। जब वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से अधिक हो उस समय उस विधि को प्रतिबाधा विधि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे उल्टा पूछ रहे, वोल्टेज रेगुलेशन का मान, वोल्टेज रेगुलेशन या नियमन का मान जब वास्तविक मान से, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से कम हो उसमें कौन सी विधि के नाम से जानते हैं, फील्ड एम्पियर टर्न विधि। अगर वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से बराबर हो उस समय पोटियार त्रिकोण विधि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर इस समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, वास्तविक मान से अपने को अधिक पूछा है तो फिर प्रतिबाधा विधि या सिक्रोन्स प्रतिबाधा बोल सकते हैं इसको, या ईएमएफ विधि भी बोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या समान होना आवश्यक नहीं है, ठीक है दोस्तों। पहले आवर्ती होना आवश्यक है, फेज क्रम आवश्यक है, प्रति इकाई प्रतिबाधा समान आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें जब सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो दोनों अल्टरनेटर की केवी समान होना आवश्यक नहीं है, बाकी सब कंडीशन लागू होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन में डार्क लैंप विधि में अगर लैंप एक साथ जलते बुझते हैं, लैंप एक ही साथ जलते बुझते हैं, निम्न में से किसके कारण है। अब आपको बता दें डार्क लैंप मेथड होता है, विधि होती है, अगर इसमें लैंप एक साथ जलते बुझते हैं तो इसमें आवृत्ति में अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर इस निवारण के लिए, इसको आवृत्ति में अंतर, इसके निवारण के लिए क्या होता है, गति को चेंज करते हैं हम, ठीक है। जैसे ही गति को चेंज करिए फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें अगर यहाँ पे पूछा था डार्क लैंप विधि में अगर लैंप एक साथ जलते बुझते नहीं है, ठीक है दोस्तों, डार्क लैंप विधि में एक साथ जलते बुझते नहीं है, उसमें हमें फेज अनुक्रम में अंतर बताना है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे डार्क लैंप विधि लैंप धीमे जलते हैं या धीमे जलते हैं, इसमें विभव में अंतर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर डार्क लैंप विधि के अंदर लैंप कनेक्शन सही है या ओके कनेक्शन है, ठीक है, उस समय तीनों लैंप अपने का हमेशा बुझ जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ ऑफ हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति में अंतर है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि, दोनों विधि में पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि में यदि इनकमिंग मशीन जो अपने लगाई है की गति अधिक हो तो लैंप की दिशा में जलते बुझते रहें, कौन सी, दक्षिणावर्त, वामावर्त, पहले दक्षिणावर्त फिर वामावर्त, पहले वामावर्त फिर दक्षिणावर्त, ठीक है। आपको बता दें यदि डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि में इनकमिंग मशीन जो अपने लगाए उसकी गति, इनकमिंग मशीन की गति रनिंग मशीन की गति से अधिक हो तो उस समय लैंप अपने दक्षिणावर्त घूमते हैं, या इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज बोला जा सकता है इसको, ठीक है दोस्तों। यदि इनकमिंग ब्राइट लैंप विधि के अंदर यदि इनकमिंग मशीन की गति रनिंग मशीन की गति से अधिक हो तो इस समय दक्षिणावर्त लैंप जलते बुझते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ क्लॉकवाइज। अब आपको बता दें यदि इनकमिंग मशीन की गति है जो अपने रनिंग मशीन की गति से कम हो तो इस समय अपने जो लैंप होते हैं वो वामावर्त घूमते हैं, या इसको बोल सकता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉक
क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े साइज के अल्टरनेटर में स्टेटर खालिस्तान से निर्मित होता है। आपको बता दें जो बड़े अल्टरनेटर, बड़े प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं, इसमें डलवा इस्पात या इसको बोल सकते हैं कास्ट स्टील क्योंकि स्टील की मजबूत होते हैं, ठीक है, मजबूती ज़्यादा होती है स्टील की, ठीक है दोस्तों, इसलिए कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है, इस्पात या स्टील, ठीक है दोस्तों, बड़े साइज के अल्टरनेटर होते हैं। और अगर छोटे अल्टरनेटर तो इसमें इस डलवा लोहा या कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको बता दें सिलिकॉन स्टील, ये इसमें ऑप्शन दे रखा है, ये इसमें जो स्टेटर की आपको बता दें, जो स्टेटर की क्रोड जो निर्मित होती है वो सिलिकॉन स्टील से निर्मित होती है, ना कि स्टेटर खुद निर्मित होता है बड़े साइज के कास्ट आयरन कास्ट स्टील, ठीक है दोस्तों, जैसे डलवा इस्पात बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, अगला क्वेश्चन क्या करें, सेलियंट पोल रोटर को बनाने के लिए स्टील स्टेपिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, सेलियंट पोल रोटर को बनाने के लिए स्टील स्टेपिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रत्यावर्ती की गति 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम दोगुनी होगी तो इसमें विद्युत भाग का मान भी दोगुना हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक अल्टरनेटर में सिंक्रोनाइजेशन की विधि कौन सी अप्रचलित हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें जो डार्क लैंप विधि है वो इसमें सिंक्रोनाइजेशन जो अल्टरनेटिव से नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यो क्या है अप्रचलित हो चुकी है।